2 नंबर में है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो अभी ये 2 नंबर में दिया हुआ है 26 और 91। इस दोनों का आभाज्य गुणनखंड विधि से पहले एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है और तब जांच करनी है। तो पहले चलिए 26 जो है 26, इसका आभाज्य गुणनखंड 2 से 13 दूना 26 होता है और 91 को हम लिख सकते हैं 7 से 13, 13 सत्य 91 होता है। अतः 26 एवं 91 का एचसीएफ। तो गुणनखंड में अगर दोनों में जो समान चीज मिलता है उसमें कम पावर वाला जो है उसका गुणनफल एचसीएफ होता है। यहाँ देखते हैं 26 और 91 के गुणनखंड में 13 दोनों में है और इसलिए 13 इसका क्या कहते हैं एचसीएफ हो गया। लेकिन यही 26 एवं 91 का एलसीएम की बात हम करें तो एलसीएम में जो दोनों में मिलता है वह ज़्यादा पावर वाला, तो 13 इसमें लिखेंगे और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखना पड़ता है। इस प्रकार इसका गुणा जो है होता है 13 दूना 26 और 26 को 7 से गुणा करते हैं तो 182 होता है। अब हमें जांच करनी है। जांच में ये बात करना है जो दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएफ। तो अभी दो संख्या में हमको एक संख्या 26 दिया हुआ है और दूसरा 91 दिया है और इस दोनों का हम एचसीएफ निकाले तो 13 निकला और एलसीएम जो है इसका 182 निकला। इस प्रकार यदि इसको हम गुणा करते हैं तो ये 2366 होता है और इसका भी गुना 2366 ही होता है। तो इस प्रकार देखा जा रहा है, यानी केवल दो संख्याओं के लिए यह नियम लागू होता है। जो दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार हम एक दूसरा भी जांच कर लें। 510 और 92 की बात है। रोमन 2 510 और 92। तो ये 510 का यदि हम आभाज्य गुणनखंड करते हैं 510 का तो 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और फिर इसमें आपको 5 से लगेगा, 5 25, 3 से लगा लीजिए पहले, 3 से 3 8 24 और 3 5 15 हो गया और फिर जो है यहाँ 5 से यहाँ लग जाएगा 5 के 5 और 5 दिया, 5 के 5 और 5 7 35। इस तरह इसका जो है सो यह होता है 2 तिया 6 5 30 और 17 तिया 51। यानी 510 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और 92 का भी आभाज्य गुणनखंड यदि हम करते हैं 92 का तो 2 से 46 हो गया और 2 से 23 हो गया। तो इस प्रकार इसका होता है 2 गुना 23। अब हम लिख सकते हैं 510 एवं 92 का एचसीएफ। तो एचसीएफ में दोनों में देखते हैं मिल रहा है, केवल 1 2 मिल रहा है, उसके बाद तो कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ 2 इसका हो गया एचसीएफ। लेकिन यही 510 एवं 92 का एलसीएम की बात हम करते हैं तो वह हो जाएगा ये दोनों के बदला 1 2, उसके बाद फिर ये 2 और फिर 23 हुआ और उसमें 3 गुना 5 गुने 17 लिखना है। तो इस प्रकार इसका गुणनफल जो हो रहा है गुना करने पर 23,460 होता है।
यानी इसका गुना होता है 23,460। तो इस प्रकार इसका HCF निकल गया। अब हमें यह जांच करनी है जो इस दोनों का गुणनफल और इस दोनों के HCF का गुणनफल समान होता है कि नहीं। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो अभी दो संख्या में एक संख्या 510 है और दूसरी संख्या 92 है। इसको यदि हम गुना करें तो इसका LCM 2 गुना HCF 2 और LCM की जगह 23,460 है। अगर इसको हम गुना करते हैं तो 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूना 6, 8 दूनी 4 होता है। इस दोनों का भी अगर हम गुना करते हैं तो 46,920 ही होता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं जो दो संख्याओं का गुणनफल जो है उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इसी तरह एक और तीसरा नंबर हम जांच करेंगे। तो 3 नंबर का जांच करते हैं। तीन नंबर में दिया हुआ है 336 और 54। ये 3 नंबर में 336 और 54 की बात है। तो 336 और 54 दोनों का आभाज्य गुणनखंड पहले करना है। तो 336 का यदि हम आभाज्य गुणनखंड करते हैं 336 का, तो 2 से 2 का 2 6 12 2 8 16, फिर 2 से 2 8 4 हो गया, फिर 2 से 4 2 और फिर 2 से 21 हो रहा है। यहाँ 3 7 21 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके बदला में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार है और उसके बाद 3 और 7 है। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, यानी 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 7 लिख सकते हैं। और 54 का आभाज्य गुणनखंड यदि हम करते हैं तो इस हो जाएगा 2 तिया 6 तरी 18 तिया 54, यानी इस पर हो रहा है 2 गुना 3 पर पावर 3 हो रहा है। अब 336 एवं 54 का HCF यदि हम लिखते हैं तो दोनों में मिल रहा है 2 और 3 भी मिल रहा है। तो जो दोनों में मिलता है उसमें कम पावर वाला चीज़ हम लिखते हैं। यहाँ 2 पर पावर 4 है, यहाँ 2 पर पावर 1 है, अर्थात एगो 2 लिखना है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 पर पावर 3 है, एगो 3 लिखना है, क्योंकि कम पावर वाला ही लिखा जाता है। और फिर 336 एवं 54 का LCM अगर हमें ज्ञात करना है LCM, तो दोनों में जो मिलता है वह ज़्यादा पावर वाला लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 और यहाँ 2 पर पावर 4 है तो 2 पर पावर 4 लिखना है। इसमें 3 और 3 पर पावर 3 है तो ज़्यादा पावर वाला लिखना है। उसके बाद जो नहीं मिलता है उसको भी लिखना है, साथ में लिखना है। तो इस प्रकार 2 पर पावर 4 माने 16 हो गया, और ये 3 पर पावर 3 है तो 3 पर पावर 3 यानी ये हो गया 27 और गुना 7। जब इसको हम गुना करते हैं ये तो गुना करते हैं तो यह आता है 324 आता है। तो इस प्रकार HCF निकल गया, इसका LCM भी निकल गया, ये दोनों आंसर हो गया। अब हमें जांच करनी है। तो जांच जो करेंगे तो इसमें लिखना है 2 संख्या का गुणनफल। देखते हैं क्या होता है, HCF और गुने
एलसीएम होता है कि नहीं होता है। तो अभी दो संख्या माने एक संख्या हो गया 336 गुना दूसरी संख्या हम 54 लिखेंगे बराबर की इधर इसका एचसीएफ 6 गुना एलसीएम 324 है। यदि इसको हम गुना करते हैं तो 6 चौके 24 के 4, 6 दूनी 12, 3 15, 1 और 6 3 18। इस प्रकार यदि इसको भी गुना करके हम देखें तो 336 को यदि हम 54 से गुना करते हैं तो 4 छके 24, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 13, 5 छके 30, 5 तिया 15 3 18 और 5 तिया 15 1 16, यानी 4 4 8 3 11 के 1 और ये 18 154 होता है। यस तो इसका गुना हो गया 18,144। इसको भी जो गुना करते हैं तो 6 चौके 24 के 4, 6 दूनी 12 2 14 के 4, हाँ सीधे 18। यस तो दोनों ओर बराबर हो जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं जो दो संख्या का गुणनफल उस दोनों संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये नियम 3 अंकों वाली संख्या के साथ लागू नहीं होता है, केवल 2 अंक वाली संख्या के साथ लागू होता है। अब हम 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर में है आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो इसमें आपको 3 गो अंक होता है, 3 गो अंक दिया हुआ है, इसका निकालना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हाँ तो 3 नंबर में है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ये 3 नंबर। तो इस 3 नंबर में लिखा है रोमन 1 में 12 15 21, 12 15 और 21 आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 12 का आभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 दूनी 4 तिया 12 अर्थात 2 पर पावर 2 गुना 3 लिखेंगे। 15 का आभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 5 15 होता है और 21 का आभाज्य गुणनखंड 3 गुना 21 होता है। तो ये तीनों में जो देख रहे हैं तीनों में मिल रहा है, इसके अलावा कोई नहीं उभयनिष्ठ है। तो अतः 12 15 एवं 21 का HCF, तो HCF माने 3 हो गया, जबकि इसी 12 15 एवं 21 का LCM की बात हम करें तो तीनों में जो मिला है वह एगो लिखाएगा। उसके बाद जो नहीं मिला है उसको भी लिखना है, यानी 2 पर पावर 2 लिखना है गुना, फिर इसमें हमें 5 लिखना है और फिर यहाँ 21 भी लिखना है। 21 में 7 लिखना है। तो इस प्रकार इसका जो है 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, यानी 3 चौके 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42, 420 होता है। तो HCF 3 निकला और जबकि LCM जो है इसका 420 निकला। इसी का रोमन 2 है। ये रोमन 2 में दिया है 17 23 और 29। तो 17 है, 23 है और 29 है। तो 17 जो है यह खुद आभाज्य संख्या है, इसको आभाज्य गुणनखंड किया नहीं जा सकता है। 23 भी आभाज्य संख्या है, इसको भी आभाज्य गुणनखंड किया नहीं जा सकता है। और 29 जो है वह भी आभाज्य संख्या है, इसका भी आभाज्य गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। तो जब ये तीन ये सभी जो है सो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जितने भी होता है सबका HCF 1 होता है। अतः
17, 23 एवं 29 अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका HCF बराबर 1। फिर 17, 23 एवं 29 अभाज्य संख्या है, इसका LCM जो है ये तीनों के गुणनफल के ही बराबर होगा। 17, 23 और 29 इस तीनों को जो गुना करेंगे 1139, इसका ये होगा। इसी प्रकार अगर हम 3 नंबर की बात करें इसका, तो ये 3 नंबर में है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 है। 8 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 8 बराबर होता है 2 गुना 2 गुना 2 अर्थात 2 पर पावर 3। 9 को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 गुना 3 यानी 3 पर पावर 2। और 25 का अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं तो 5 गुना 5 अर्थात 5 पर पावर 2। इस प्रकार 9, 8, 9 एवं 25 का HCF यह भी इसका एक ही होगा, इसलिए कि इस तीनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और फिर इसका 8, 9 एवं 25 का HCF नहीं LCM यदि हमें ज्ञात करना है तो फिर यहाँ हो जाएगा, आपको 2 पर पावर 3 लिखना ही पड़ेगा, 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2 लिखना है। अर्थात ये 8 गुना 9 गुना ये 25 हो गया। 25 अट्ठे 200 होता है और 2 9 1800 इसका आंसर हो जाएगा। चार नंबर सवाल जो है इसके लिए देखिए, इससे पहले हम 2 नंबर में पढ़े थे जो 2 संख्या का गुणनफल, यानी उसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं जो एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर इस दोनों संख्या का HCF गुना इसी दोनों संख्या का LCM बराबर होगा। इससे हम 4 सूत्र लिख सकते हैं। अगर हम एक संख्या लिखना चाहें तो हम ऐसा करेंगे, इसी दोनों संख्या का HCF गुना LCM अगर मालूम हो तो दूसरी संख्या से भाग दे देंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक संख्या। ठीक इसी प्रकार दूसरी संख्या यदि हमें लिखना है, ज्ञात करना हो, अगर उस दोनों का HCF LCM मालूम है तो उसको गुना करना है, HCF गुना LCM में एक संख्या से भाग देना है। उसी प्रकार यदि हम HCF बराबर लिखना चाहें HCF तो हम लिखेंगे एक संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बट्टे में हो जाएगा LCM। अगर LCM ज्ञात करना चाहते हैं तो फिर हो जाएगा एक संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे में HCF है। तो इस प्रकार ये 4 सूत्र है, इसलिए कि 5 सूत्र हो गया। इस 5 सूत्र का कभी न कभी उपयोग करना पड़ता है। जैसे अभी 4 नंबर सवाल है, ये 4 नंबर में हम देख रहे हैं जो एक संख्या दिया हुआ है 306, दूसरी संख्या दिया हुआ है 657, एक संख्या दिया हुआ है 306 और दूसरी संख्या 657 है। दूसरी संख्या बराबर लिखा है 657 है और इसी दोनों संख्या का HCF दिया हुआ है 9 है और LCM क्या होगा यह हमें ज्ञात करने कहा जा रहा है। तो ये LCM बराबर हम सूत्र लिखेंगे, LCM बराबर हम लिखेंगे एक संख्या गुने
दूसरी संख्या बट्टे में HCF। तो एक संख्या की जगह हमें लिखना है 306 गुना दूसरी संख्या की जगह लिखना है 657 बट्टे में इस दोनों का HCF 9 है। तो 9 से यह दोनों कट सकता है, या तो इसको काटिए उसको काटिए। अगर इसे काटते हैं तो हो जाएगा 9 तिया 27 और 3 पर 36, 9 चौके 36। इस तरह 34 को यदि 657 से गुना कीजिएगा 22,338 इसका गुणनफल होता है। इस प्रकार यह एलसीएम इसका इतना हुआ। इसको लिख लेना है। इस तरह अगर मान लिया जाए हमें इसमें से कोई एक अज्ञात हो और 3 मालूम हो, तो उसको हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अब 6 नंबर इसका है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्यों है? अगर इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाएगा तो यह भाज्य संख्या होगा। जैसे पहला है इसमें 7 गुना 13 गुना, पहला है 7 गुना 11 गुना 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13 दिया हुआ है। इसको हम तीनों को गुना कर 13 जोड़ करके भी लिख सकते हैं, या नहीं तो 13 दोनों में कॉमन ले लेते हैं। 13 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 7 गुने 11 और प्लस 13 के 13 यहाँ 1 बचा। इस प्रकार 13 इंटू 11 सत्ते 77 प्लस 1 यानी हो गया यह 13 गुने 78 होता है। तो 13 ठीक है। 78 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुना 3 गुना 13 हम लिख सकते हैं। 13 2 3 ये अभाज्य गुणनखंड है। अतः 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल यानी 2 गुना 3 गुने 13 गुने 13 के रूप में व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार इसका दूसरा हमें जांच करना है। वो दिया हुआ है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 दिया हुआ है, प्लस 5 है। तो ये क्या है, भाज्य संख्या है कि नहीं इसकी जांच करना है। तो दोनों में 5 है, 5 हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच गया 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और गुने 1 प्लस यहाँ 5 का 5 1 हो गया। तो 5 इंटू इस सब को यदि हम गुना करते हैं तो ये हो रहा है 2 तिया 6 चौके 24 और 24 को 6 से गुना कीजिए यानी 24 हुआ। और उसके बाद 6 सत्ते 42 से भी अगर हम गुना कर दें तो 4 दूनी 8 4 चौके 16 2 दूनी 4 और 4 8 हो गया। इस तरह 8 6 4 10 यानी यह हो रहा है 1008 हो रहा है। तो गुना के रूप में हम यहाँ अभी पहले लिखें 1008 और प्लस ये 1। तो 5 गुना ये हो जाएगा 1009। अतः हम कह सकते हैं, अतः 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 एक
भाज्य संख्या है, क्योंकि इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल यानी 5 गुना 1009 के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। सॉरी, 5 नंबर सवाल नहीं बताकर 6 नंबर बता दिया गया था, इसलिए अभी हम 5 नंबर बता देते हैं। 5 नंबर, ये 5 नंबर में कह रहा है, जो जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए हमें यह जानना है, जो किसी भी संख्या का अंत 0 पर समाप्त अगर होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होगा। बिना 2 और 5 दोनों में से कोई एक अगर नहीं होगा तो उसका अंतिम अंक 0 कभी नहीं हो सकता है। तो यह बात हम लिखते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 तभी होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 अवश्य होता है। बिना 2 एवं 5 का अंतिम अंक उसका 0 नहीं हो सकता है। तो इसी जगह हमें इसमें जांच करना है। जांच करें कि n के किसी भी मान के लिए 6 पर पावर n का अंत 0 पर हो सकता है। तो इसका जवाब हमें देना है। तो देखिए, इस पर 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड किया जाए। तो 6 पर पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड करें तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3, उस पर पावर हम लिखेंगे n। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n, यानी 2 कितनाहू बार हो सकता है, 3 कितनाहू बार हो सकता है। लेकिन अभी हम तुरंत जाने हैं, जो किसी भी संख्या का अंत 0 पर तभी होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 होता है। तो यहाँ 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 2 है। जबकि अंतिम अंक 0 होने के लिए, जबकि अंतिम अंक 0 होने के लिए गुणनखंड में 2 एवं 5 दोनों होना जरूरी है, होना जरूरी है।
अतः n के किसी भी प्रकृत मान के लिए 6n का अंत 0 पर नहीं होगा। तो इस प्रकार यदि कोई भी संख्या हमें दिया हुआ है, उसके अभाज्य गुणनखंड में हम देखेंगे 2 और 5 अगर आ जाता है, इसके अलावा और कोई आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन 2 और 5 अवश्य आना चाहिए। ये 2 और 5 जब आ जाएगा तभी उसका अंतिम अंक 0 हो सकता है। ठीक है, इसको लिख लिया जाए। अब इस सवाल का, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न जो है यह इस प्रकार है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करें तो एक ही दिशा में चलता भी है, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर यह मिलेगा। तो इस प्रकार यहाँ देखते हैं हम 7 नंबर में जो एक खेल का मैदान इस प्रकार का है वृत्ताकार रूप में, और इस मैदान को एक चक्कर लगाने में, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट एवं रवि को 12 मिनट लगता है, और दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ किया है। तो फिर इसी स्थान से दोनों एक साथ चले, इसके लिए कितना समय के बाद होगा। तो ये बात हमको एलसीएम लेंगे। ये 18 और 12 का जो एलसीएम होगा, यानी 2 से 9 और 6, 3 से 3 तिया 9, 3 दूना 6, इस प्रकार 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, ये होता है 36 होता है। तो हम कह सकते हैं 36 मिनट के बाद दोनों उसी स्थान से साथ चलना प्रारंभ करता होगा। यानी सोनिया 36 मिनट में 2 चक्कर लगाता होगा। सोनिया जो है यहाँ से 36 मिनट में 2 चक्कर यानी यहाँ पहुँचा, जबकि रवि को ये 36 मिनट में 3 चक्कर लगाना पड़ रहा है, लेकिन दोनों फिर यहीं से चलना प्रारंभ करेगा। हम यह कह सकते हैं 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर एवं रवि 3 चक्कर पूरा कर एक साथ ए से पुनः चलना प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार जो है यह बात हो गया, यह अभ्यास समाप्त हो गया।